हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 की। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। आपके टोटल क्वेश्चंस 19 है इस एक्सरसाइज में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मिसलेनियस एक्सरसाइज एक तरह से मिक्सचर होती है आपकी बाकी सभी एक्सरसाइजेस का। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको वो सारी एक्सरसाइजेस आनी चाहिए। अगर आपको उनके कंसेप्ट अच्छे से आते हैं तो आप इसे भी बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। तो अगर वो आपको कंसेप्ट नहीं आते हैं तो मैं उस वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने सारी एक्सरसाइज आपको कवर करवाई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसकी स्टेटमेंट है आपकी, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या है कि जब आप इसकी वैल्यू निकालो, डिटर्मिनेंट को सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालो, तो क्या उसमें थीटा ना आए, जो आंसर आया उसमें कहीं पे भी थीटा इंक्लूड ना हो। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो भी आप इसकी वैल्यू निकालो उसमें थीटा ना आए। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल हमें क्वेश्चन को क्या करना है, एक्सपेंड कर देना। आप फर्स्ट रो से कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हो। मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया। आप जिस भी रो से या कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार लिख दीजिए एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंड बाय फर्स्ट कॉलम। तो उससे आपके अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो आपने क्या लिखा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया मैंने। तो एक्स कैसे एक्सपेंशन होता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा कैसे होगा आगे, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा। इन दोनों को हटाओ तो यहाँ क्या बचा, माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कोस थीटा। तो ये आ गया आपके पास। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। आगे माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। जैसे ही मैंने कैलकुलेशन की तो मेरे ये दोनों तो कैंसिल हो गए। बचा क्या, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, और क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर ये बचा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो क्या बचा आपका माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, माइनस के एक्स क्यूब। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो आपका ये जो सोल्यूशन आया, डिटर्मिनेंट आई है सोल्व करके, उसमें थीटा कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा है। तो आपने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब उन्होंने लिखा विदाउट एक्सपेंडिंग, तो इसका मतलब क्या, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करना है और इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देना है। प्रॉपर्टीज तो वैसे भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इसको। आपने क्या किया, देखो आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को। आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर बी सी, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब। तो क्यूब चाहिए आपको एक तरह से, और एक लाइन में आपको बनाना है 1। तो आप क्यूब पे फोकस करो और अपने क्वेश्चन को क्या करो, रो 1 को ए से मल्टीप्लाई करो, रो 2 को बी से, रो 3 को सी से। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। अगर आपको कोई और मेथड पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो। आपने क्या करा, रो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस क्या बन गया, ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। अब हमारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, जो हमने एक्सरसाइज 4.2 में डिस्कस की थी, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम किसी रो को या कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी से हमें बाहर डिवाइड भी करना होता है। तो हमने ए से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को, तो बाहर ए से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही सेकंड रो को बी से मल्टीप्लाई किया तो बाहर बी से डिवाइड कर दिया, और थर्ड रो को सी से तो बाहर सी से डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने इतना किया तो ये तीनों तो क्या बन गए, देखो यहाँ बी सी था, ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी बन गया। यहाँ सी ए था तो बी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी ए बी सी बन गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी थर्ड कॉलम में से एबीसी को कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप एबीसी को बाहर लोगे, एबीसी से एबीसी कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या बन गया, 1, और अंदर क्या रह गया, 1 1 1, क्योंकि आपने यहाँ से क्या ले लिया, एबीसी कॉमन ले लिया। इसके बाद अगर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको चाहिए क्या था और बना क्या है। 1 1 1 आपको यहाँ थर्ड कॉलम में मिला, जबकि आपको चाहिए फर्स्ट में था। ये आपको सेकंड में मिला है, मतलब सेकंड में चाहिए था और मिला फर्स्ट में आपको, और ये आपको थर्ड में चाहिए था और मिला किसमें, सेकंड में। तो मतलब आपको सिर्फ इनको इंटरचेंज करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉलम का देखती हूँ क्या करना है मुझे। अगर मैंने फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 चाहिए, तो मैं फर्स्ट कॉलम को अगर थर्ड कॉलम से रिप्लेस कर दूं तो मेरा 1 1 1 फर्स्ट में आ जाएगा। यहाँ कॉलम लिखना था, कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं हम। फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से रिप्लेस किया तो क्या आ गया, फर्स्ट में तो 1 1 1 चला गया, और थर्ड में क्या बन गया, ए स्क्वायर। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। फर्स्ट में 1 1 1 चला गया, थर्ड में बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बीच में क्या था, सेम था, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इतना आ गया हमारे पास। उसके बाद मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई, मैंने देखा मेरा फर्स्ट तो कॉलम सेट हो गया। अब आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी। जब भी हम दो कॉलम को रिवर्स करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, तो आगे क्या आ जाता है, एक नेगेटिव साइन। उसके बाद हम देखते हैं, मुझे बीच में स्क्वायर वाली लाइन चाहिए, लास्ट में क्यूब वाली। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को भी चेंज कर दिया।
सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से चेंज कर दिया। जैसे ही मैंने इनको चेंज किया तो फिर नेगेटिव साइन आगे आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और आपका ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट कहती है आपको इवेल्युएट करो दिस। तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखा हो कि आपको प्रॉपर्टीज से सॉल्व करना है या सिंपल इवेल्युएट करना है। अगर प्रॉपर्टीज लिखा आता है तो आप प्रॉपर्टीज से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल डिटरमिनेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो और प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैं आपको प्रॉपर्टीज से सॉल्व करके दिखाऊंगी, आप सिंपल डिटरमिनेंट की वैल्यू से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉपर्टीज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमें स्टेटमेंट गिवन थी। अब आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। फर्स्ट लाइन में आपको क्या गिवन है, कोस अल्फा कोस बीटा। यहाँ गिवन है साइन अल्फा साइन बीटा। मतलब अगर मैं साइन बीटा इधर ऐड कर दूं और इधर ऐड कर दूं कोस बीटा, तो दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि देखो इनमें कोस अल्फा तो सेम है। तो अगर कोस बीटा इधर आ जाए और साइन बीटा इधर आ जाए, मतलब एक और कोस बीटा इधर आ जाए और एक और साइन बीटा इधर आ जाए, तो क्या होंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैंने वही इस चीज को देख के ये वाली प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी। अब ऐसे आप देखो, यहाँ साइन बीटा है, यहाँ कोस बीटा है, तो अगर यहाँ पे मैं साइन बीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे कोस बीटा से, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी यही चेंज है। तो आपने क्या किया, आप कोई और प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ। कॉलम 1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया साइन बीटा से, ये आपका कॉलम 1, इसको साइन बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही कॉलम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कोस बीटा से। जैसे ही आपने कॉलम 1 को साइन बीटा से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या बन गया, कोस अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, साथ में साइन बीटा आ गया। ऐसे यहाँ पे क्या बन गया, साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे क्या बन गया, साइन अल्फा साइन बीटा कोस बीटा। अब कोस बीटा से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा कोस स्क्वायर बीटा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये होप करती हूँ आपको समझ आया होगा स्टेप। तो ये थर्ड कॉलम तो आपका सेम रहेगा। अब ऐसा हमने किया क्यों था, अब आपके ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट और इसको देखो, दोनों क्या हो गए, बिल्कुल सेम हो गए। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, तो अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर उससे डिवाइड भी करना पड़ता है, तो वो हमने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा, ऐसे ही साइन अल्फा साइन बीटा कोस बीटा। तो ये दोनों हो गए सेम। अब आप अगर इसमें से इसको माइनस करो, ये आपको सब कुछ तभी करना है जब आपको लिखा है कि प्रॉपर्टीज से आप सॉल्व करो। तो इसलिए मैं आपको ये मेथड बता रही हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड करो फर्स्ट रो से या फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो अभी क्या करा हमने, इसमें से इसको माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस किया हमारा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सिंपल, क्योंकि हमारे पास क्या बन गई, 2 0 बन गई, क्योंकि ये दोनों सेम थे। इसमें से इसको माइनस करो, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। जैसे आप ये करोगे तो यहाँ आ गया 0 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा, क्या बनेगा, -1, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा 1। इसमें से इसको माइनस करो तो आपके पास आ गया 0। ये लाइन आपकी सेम रहेगी और ये भी आपकी सेम रहेगी। अब बाहर तो ये चल रहा था आपका, आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हो, आपके पास क्या आएगा 1, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम नेगेटिव साइन इंक्लूड करते हैं ना डिटरमिनेंट जब सॉल्व करते हैं। तो माइनस गिवन था तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया आपका। और क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। जैसे ही आपने इतना करा, अब ध्यान से देखो, कोस बीटा साइन बीटा कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से बाहर कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि क्या होता है आपका 1 होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड डेल इज इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 0, शो डेट आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। इसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि a b c जो है तीनों कोई रियल नंबर्स हैं, इतना हमें गिवन है। और हमें ये भी गिवन है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू 0 है। ये आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। आपको शो क्या करना है, आइदर a प्लस बी प्लस सी 0, या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये तीनों के आपस में इक्वल है। तो ये आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है। देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैंने ये आपकी स्टेटमेंट लिख दी। अब आप देखो, मैंने आपको 4.2 में भी बताया था, जब भी आपको सब कुछ सेम सेम दिखाई दे रहा हो, जैसे यहाँ b प्लस सी है, यहाँ c प्लस ए है, यहाँ a प्लस बी है, मतलब अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो, b प्लस सी c प्लस ए प्लस बी, मतलब अगर आप इन तीनों को भी प्लस करते हो तो भी यही बनेगा। तो मैंने क्या करा, रो 1 पे प्रॉपर्टी लगा दी, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। आप कॉलम पे भी लगा सकते हो, क्वेश्चन सेम चलेगा, बस जो आपका ऐसे दिख रहा है वो आपको ऐसे दिखेगा। तो आपने क्या करा, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। जैसे ही आपने इन तीनों को प्लस किया, आपके पास क्या बन गया, डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी। यहाँ इन तीनों को प्लस किया, डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब आप क्या कर सकते हो, इसको कॉमन ले सकते हो। तो हमेशा आपके ऐसे सेम सेम दिखने वाले क्वेश्चंस में यही स्टेप यूज होता है। आपने इसको कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 1 1। अब तो क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सिंपल। हम क्या करते हैं, जैसे ही 1 1 1 आता है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस मतलब ये कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करो, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस क्या बनेगा, c माइनस बी,
और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा a माइनस सी। ऐसे इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करोगे a माइनस सी, और इसमें से इसको माइनस करोगे b माइनस a। ये आपका बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी किस पे लगाई है, इन दोनों पे। आपको लिख देना है कि आपने इसमें से इसको माइनस किया और इसमें से इसको माइनस किया, तो आपको गिवन था क्वेश्चन में इक्वल टू 0 है। उसके बाद तो जब हमारा इतना काम होता है तो हम क्या कर देते हैं, अपने क्वेश्चन को एक्सपेंड कर देते हैं। तो अब आप किससे एक्सपेंड करोगे, फर्स्ट रो से, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है, मैक्सिमम जीरोस है। जैसे ही आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हो तो आपके पास क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। यही होता है ना एक्सपेंशन का प्रोसेस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। जैसे ही आपने ये किया तो यहाँ पे क्या बना, b माइनस ए इंटू सी माइनस बी माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बाहर तो ये आपका चल ही रहा था। अब मैंने क्या किया, इसे मल्टीप्लिकेशन किया। जैसे ही मैंने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये बन गया। यहाँ पे मैंने क्या करा, स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बाहर नेगेटिव साइन था तो अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया आपको कैलकुलेशन करके आपका क्या इक्वल टू 0 है। उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना था। हमने क्या किया, अब ये स्टेप आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रूफ करने के लिए आपको ये स्टेप करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, माइनस ए स्क्वायर अलग लिख दिया, माइनस बी स्क्वायर अलग माइनस सी स्क्वायर, और अलग अलग छांट के लिख दिया। मतलब प्लस ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस ए सी भी आपका बन जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब मैंने जब आपको मिसलिनियस एग्जाम्पल सोल्व करवाए थे तब उस टाइम भी मैंने आपको याद दिलाया था कि जब भी आपका एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 2 पहले से गिवन होगा, लेकिन मिसलिनियस एग्जाम्पल के केस में क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, खुद 2 से डिवाइड। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 2 पहले से बाहर गिवन है तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप देखोगे कि अंदर क्या आ गया, 2a स्क्वायर बन जाएगा। माइनस मैंने बाहर ले लिया, ध्यान से देखिए, माइनस बाहर ले लिया मैंने, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इतना हमें समझ आया। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2a स्क्वायर बन गया, 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, क्योंकि हमने माइनस को क्या ले लिया है, बाहर ले लिया। अब देखो आप ध्यान से, 2a स्क्वायर आपके पास, अगर मैं उसको अलग अलग करके लिख दूं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे 2b स्क्वायर था, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर था तो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, ये सब कुछ आया था। अब मैंने इसको अगर इस फॉर्म में लिख के देखा तो मुझे पता चला कि मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बन रहा है a माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन रहा है b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये स्टेप आपको समझ आया होगा। क्या करा था, सिर्फ माइनस को बाहर लिया और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गए, डबल डबल हो गए सब कुछ, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो फॉर्मूला बन गया हमारा। तो अब हमने यही लिखा था, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या बन गए थे हमारे ये तीनों एलिमेंट्स, ये इक्वल टू 0 है। अब आपको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, अब आपको पता होगा जब भी 2 चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो या तो ये 0 के इक्वल होता है या ये 0 के इक्वल होता है। तो फर्स्ट चीज से तो हमें पता चल गया, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, इतना हमें प्रूफ करना था। उन्होंने कहा था ना, आइदर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है या फिर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, नहीं तो हम क्या कह रहे हैं कि ये इक्वल टू 0 है। होप करती हूँ ये स्टेप समझ आया होगा। उन्हें हमें प्रूफ क्या करना था कि या तो ये इक्वल टू 0 है या फिर a, b और c क्या तीनों आपस में इक्वल है। तो जब 2 चीजें मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो क्या मतलब होता है कि या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये पूरी चीज 0 के इक्वल है। तो अगर ये पूरी चीज 0 के इक्वल है तो आपको पता होगा कि स्क्वायर जो है कभी भी 0 तब होता है जब ये दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, नहीं तो स्क्वायर तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता ना, किसी भी चीज का स्क्वायर 0 तो हो ही नहीं सकता, जब तो दोनों एलिमेंट सेम होंगे या फिर दोनों एलिमेंट 0 होंगे। तो आपने क्या कर दिया, a इज इक्वल्स टू बी, ऐसे ही अगर ये वाला स्क्वायर 0 के इक्वल है, अगर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई तो भी टोटल 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब a इज इक्वल्स टू सी और b इज इक्वल्स टू सी। तो यहां से हमारा प्रूफ हो गया कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू सी। हमने यही निकाला कि स्क्वायर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब a इक्वल टू b होना चाहिए, ऐसे स्क्वायर 0 के इक्वल है तो a इक्वल्स टू सी भी होना चाहिए, और ये वाला स्क्वायर 0 के इक्वल है तो b इक्वल्स टू सी होना चाहिए। तो यहीं पे हमारा ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। उन्होंने कहा सोल्व द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0। सोल्व द इक्वेशन का मतलब आपको x की वैल्यू निकाल के देनी है, और उन्होंने कहा है कि a नॉट इक्वल टू 0, इसका भी हम यूज करेंगे। और उन्होंने कहा कि इस इक्वेशन को 0 के इक्वल हमने गिवन कर दिया, आप सिर्फ x की वैल्यू निकाल के दिखा दो। तो हमने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टीज लगाई, क्योंकि प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हमें दिख रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। चाहे आप 3 रो को प्लस कर दो, चाहे आप तीनों कॉलम को प्लस कर दो, तो भी आपका क्या बनेगा दोनों साइड, क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या है, सेम टू सेम है। अगर आप रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 लगाते हो, मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, रो 1 में ऑपरेशन लगाया रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, आपको ये लिखना जरूरी होता है। आपने इनका ऑपरेशन लगाया तो आपके पास क्या है, 3x प्लस ए, इन तीनों को प्लस किया तो भी 3x प्लस ए, इन तीनों को प्लस किया तो भी 3x प्लस ए, बच्चे क्या, दोनों रोज सेम हो गई, इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हो, 3x प्लस ए कॉमन लिया,
1 1 1 और बाकी दोनों क्या हो गए सेम। जैसे ही हमारा 1 1 1 बना, हमारा क्वेश्चन हो गया सिंपल। आपको क्या करना है, दिस माइनस दिस, मतलब कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। जैसे इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया माइनस ए, इसमें से इसको माइनस किया 0, ऐसे इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया ए और इसमें से इसको माइनस किया माइनस ए। ये आप क्या हो गया सेम। अब आप फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर सकते हो और फर्स्ट कॉलम से भी। हमने किसी से भी एक्सपेंड करोगे आंसर आएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपके पास देखो क्या आया, 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में कोई भी मल्टीप्लिकेशन तभी 0 के इक्वल होती है, या तो ये इक्वल टू 0 या फिर ये इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -a/3। लेकिन अगर ये इक्वल टू 0 है तो आपके पास क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसलिए आप क्या लिखोगे कि ये नॉट पॉसिबल है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -a/3। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। मतलब इसमें भी आपको प्रॉपर्टीज लगानी है और इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये आपको गिवन था, आपको लाना क्या है, 4a² b² c²। तो अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ही देखोगे ना, उसी से सोल्व होना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट अगर आप कॉलम को ध्यान से देखो, a² है, a² प्लस ab है, ab है, तो मतलब सब में a तो है ना, तो मतलब आप फर्स्ट कॉलम से a कॉमन ले सकते हो, ऐसे ही सेकंड कॉलम से b कॉमन ले सकते हो और थर्ड कॉलम से c कॉमन ले सकते हो। जैसे ही आपने कॉमन लिया, आपके पास बना a प्लस b, यहाँ पे सिर्फ b रह गया। ऐसे यहाँ c b प्लस c, a प्लस c, a और c, इतना हो गया हमारे पास। मतलब हमारा बहुत सारा काम तो हो ही गया, सिर्फ आपको 4abc चाहिए। abc तो आपके पास आ चुका है एक एक। अब देखो सब कुछ सेम सेम लग रहा है। अगर आप रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 का ऑपरेशन लगाते हो, आप कॉलम पे भी लगा सकते हो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, नहीं तो आप रो 1 पे लगाओ, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। जैसे ही आपने इन तीनों को प्लस किया, आपके पास बना डबल ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस किया तो डबल ऑफ बी प्लस सी, यहाँ पे प्लस किया तो डबल ऑफ ए प्लस सी। तो मतलब आप देखोगे सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स यूज होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपने क्या करा, डबल भी बाहर ले लिया, अंदर ये बच गए। अब आपके पास आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंपल बनाना है तो आप क्या करो, 0 बना लो। कहां से 0 बन सकती है, इसमें से इसको माइनस करोगे 0 बन जाएगी। तो रो 1 पे ऑपरेशन लगा दिया, रो 1 माइनस रो 2, तो इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया c और इसमें से इसको माइनस किया c। अब देखो ये दोनों तो सेम रह गए। अब और 0 बनानी है, नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंड करो, नहीं तो और 0 भी बना सकते हो। इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगी। तो वही मैंने ऑपरेशन लगा दिया कि मैं कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 में कॉलम 3 को माइनस किया 0, यहाँ बना b माइनस है, यहाँ बचा सिर्फ b। अब मैं एक्सपेंड कर देती हूँ। जैसे ही मैंने अब एक्सपेंड किया फर्स्ट रो से, तो मेरी कैलकुलेशन हो गई बिल्कुल इजी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो सोल्व करके आया डबल ऑफ एबीसी, तो आंसर क्या बन गया हमारे पास, 4a² b² c²। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7, इफ a इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड a b इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि a एक मैट्रिक्स थी, उसका इनवर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद उन्होंने b एक मैट्रिक्स गिवन है हमें, उन्होंने कहा कि a और b मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, उसके बाद उसका इनवर्स निकाले तो वो बताओ क्या होगा। तो हमें ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए जो कि आपने अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी होगी। जिससे क्या होती है, ए बी को अगर मल्टीप्लाई करके फिर उसका इनवर्स निकालो, या फिर क्या करो, बी इनवर्स और ए इनवर्स को निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब पहले बी इनवर्स लिखो फिर ए इनवर्स लिखो, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये हमने चैप्टर 3 में अपनी प्रॉपर्टी रीड की थी। तो अब हमें क्या निकालना था, ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर उनका इनवर्स, मतलब हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। इसके लिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए इनवर्स तो आपको गिवन है, मतलब आपको चाहिए क्या, बी इनवर्स। जैसे ही आपका बी इनवर्स आ जाएगा, आप उसे ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो निकालते हैं बी इनवर्स। बी इनवर्स का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो, यहां से निकलेगा आपका। कैसे निकालोगे, या तो फर्स्ट रो यूज करो या फिर फर्स्ट कॉलम यूज करो। हमने फर्स्ट रो यूज किया, क्या करेंगे, 3 माइनस 0 बनेगा, यहाँ से आएगा -2 और क्या बन जाएगा -1, यहाँ से आएगा -2, इन दोनों को कैंसिल करो तो यहाँ बन गया 2। आपको वैल्यू निकालनी नहीं आती है तो आप जाके सीख भी सकते हो मेरी वीडियो से। तो आपके पास आ गया 1, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जब हमने इनवर्स पढ़ा था तो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी। उसके बाद हम देखते हैं एडजॉइंट भी आपको निकालना है, तो आपका इनवर्स पूरा हो जाएगा ना। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया, एडजॉइंट भी हमें निकालना है। तो एडजॉइंट भी क्या होता है, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ बी 1 1,
सबके कोफैक्टर अलग अलग होते हैं ना, आपको पता होगा अगर आपको कंसेप्ट आता है तो। B11 क्या होगा 3 माइनस 0, तो क्या आ गया आपके पास 3। ऐसे B12 क्या होगा, आपको इन दोनों कैंसिल कर देना, यहाँ से आया -1, लेकिन आप क्या लिखते हो +1। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका डायमंड की शेप में एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ये जो डायमंड की शेप में एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो भी साइन आपका सोल्व करने के बाद आता है आप उसके माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो। उसके बाद आप देखते हैं B13 क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे देखा 2, तो 2 आ गया आपके पास। B21 क्या आएगा, ये होता है B21, तो इससे निकालते हैं 2 माइनस 4, तो क्या बन गया 2 बन गया। तो जैसे 2 माइनस 4 क्या होता है -2 होता है, लेकिन साइन क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। तो ऐसे ही आपने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब एडजॉइंट भी क्या होता है, इसका ट्रांसपोज मतलब जैसे ये फर्स्ट रो थी आपकी, तो इसको आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में लिखना है। 312 फर्स्ट रो में है, 312 आपने क्या लिख दिया फर्स्ट कॉलम में, ऐसे 212 212 625 625, तो ये बन गया आपका एडजॉइंट भी। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है। बी इनवर्स लिखा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू तो आई थी 1, एडजॉइंट भी आपने लिख दिया, तो आपके पास आ गया बी इनवर्स भी और ए इनवर्स भी। अब तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले आपको बी इनवर्स लिखना है, फिर आपको ए इनवर्स लिखना है। तो हमने क्या लिख दिया, पहले बी इनवर्स की वैल्यू लिखी, फिर ए इनवर्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब आपने क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिंपल मेथड से नहीं आता है तो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, आप बहुत जल्दी जाके सीख सकते हो। तो आपने क्या करना है, दिस इंटू दिस, रो बाय कॉलम आपको क्या कर देनी है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, इसको करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, तो ये मैं आपको सबसे लास्ट में समझाऊंगी। अभी हम डिस्कस करेंगे 9th और 10th। इवेल्युएट दिस, तो मतलब आप प्रॉपर्टीज का यूज भी कर सकते हो, अगर आपको प्रॉपर्टी लिखा है, नहीं तो आप सिंपल भी सोल्व कर सकते हो। उन्होंने कहा इवेल्युएट करके इसकी वैल्यू निकालो, तो आप कैसे करोगे, ये आपको स्टेटमेंट गिवन थी। अब आपको सेम वही तरीका दिख रहा है कि एक्स वाई एक्स प्लस वाई, यहां से देखे तो यहाँ पे भी एक्स वाई एक्स प्लस वाई, तो मतलब आप तीनों रो को या तीनों कॉलम को क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। तो जैसे ही आपने रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 लगाया, तो आपके पास फर्स्ट रो में क्या बन गया 2x प्लस वाई, ऐसे ही फर्स्ट रो में यहां से भी क्या बन गया 2x प्लस वाई, और यहां से भी 2x प्लस वाई। तो ये आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 1 1 1। तो अब तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया, हमने सिर्फ क्या करना है, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। तो 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे -x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे y। ऐसे इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे y, और इसमें से इसको माइनस करेंगे x माइनस y। तो ये आपको सेम टू सेम रहेगा। अब आपको कर देना है एक्सपैंड, आपने करना है एक्सपैंड बाय फर्स्ट रो। जैसे ही आप फर्स्ट रो से एक्सपैंड करोगे तो आपके पास बनेगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आपके पास ये आया। आगे क्या करना है, मैंने x को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास कैलकुलेशन करके बन गया x² प्लस y² माइनस xy, क्योंकि माइनस क्या ले लिया मैंने, बाहर कॉमन ले लिया। अब आप देखो तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, x³ प्लस y³। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको गिवन है कि इवेल्युएट करो आप इसे, तो अब तो आप देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट हिंट गिवन है, 1 1 1 गिवन है, तो आपको क्या करना है, दिस माइनस दिस माइनस दिस, रो 1 माइनस रो 2 रो 2 माइनस रो 3। तो जैसे ही आपने रो 1 माइनस रो 2 लगाया, 1 माइनस 1 0, x माइनस y बचेगा, y माइनस y 0। ऐसे इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो y, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस x। ये आपका कांस्टेंट रहेगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर देना। आप फर्स्ट रो से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास 2 0 है। जैसे ही मैंने फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड किया, मेरे पास क्या बन गया xy, तो आंसर क्या आ गया आपका xy। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसके स्टेटमेंट को भी आपको ध्यान से समझना है, और ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ऐसे लंबे क्वेश्चन और लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको सब कुछ आना चाहिए। लेट a इज इक्वल्स टू दिस, वेरीफाई डेट एडजॉइंट a इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स। इसका मतलब क्या है, देखो आपने ये मैट्रिक्स है A, एडजॉइंट A भी क्या होती है, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने ध्यान से पढ़ा था कि एडजॉइंट A का मतलब होता है कि वो ट्रांसपोज है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, मतलब एडजॉइंट A भी कोई ना कोई मैट्रिक्स है। आपने क्या करा, पहले आपने एडजॉइंट A वाली मैट्रिक्स निकाल ली, फिर आपने क्या करा, उसका इनवर्स निकालना है। ये पूछा इज इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो A मैट्रिक्स थी, इसका पहले आपने इनवर्स निकाला, फिर क्या बन जाती है, एक मैट्रिक्स बन जाती है। इनवर्स निकलने पे एक मैट्रिक्स बनती है ना, इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स होती है। तो वो जो मैट्रिक्स है, फिर आपने क्या करना है, उसका एडजॉइंट निकालना है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड पार्ट हम बाद में देखेंगे, अभी हम फर्स्ट पार्ट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये आपका बहुत ज्यादा लेंथी है, देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालते हैं यहाँ से ए के। तो ए के कोफैक्टर 3 5 से 15 माइनस 1, तो क्या बन गया 14। ऐसे ही A12 क्या होगा, माइनस का 10 माइनस का 1 माइनस 11, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज होगा।
ऐसे ये डायमंड की शेप में आपने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया और बाकी सबके साइन सेम टू सेम रखे। अब ये बन गया आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स। आपको क्या निकालनी है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो अभी आप बी को ना देखिए, मैंने लिखा हुआ है, आपको निकालना था एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपने क्या करा, इसका ट्रांसपोज ले लिया। जैसे इसका ट्रांसपोज लिया 14, 15, -5 कॉलम में लिखे हुए हैं मैंने, इसको रो में लिख दिया। ऐसे ही सेकंड कॉलम को सेकंड रो में लिख दिया और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में लिख दिया। हम स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझेंगे। जो जो आपको निकालना है, आपको ब्रैकेट के अंदर से स्टार्ट करना होता है हमेशा। आपने एडजॉइंट ए निकाल दिया। अब ये एक मैट्रिक्स बनी, मैंने इसको नाम दे दिया बी, ताकि ज्यादा डिफिकल्ट ना रहे। एडजॉइंट ए को मैंने नाम दे दिया बी। अब आपको क्या निकालना था, एडजॉइंट ए का इनवर्स। अब एडजॉइंट ए तो मैंने बी कह दिया, तो मतलब मुझे निकालना क्या है, बी इनवर्स। तो एलएचएस क्या हो गया हमारा, बी इनवर्स। तो आप सिंपल लग रहा है दिखने में, हमें एलएचएस में क्या चाहिए, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। अब ध्यान से समझिए, ये क्या था, एडजॉइंट ए, और हमें इससे माना था बी। अब आपको निकालना एडजॉइंट बी। तो अब देखते कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, बी इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। आपको सिर्फ अपने फॉर्मुलाज में वैल्यू पुट करते जाना है। जैसे ही आपका अब आपको क्या क्या चाहिए इसको निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बी आपकी ये मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो, बी ये मैट्रिक्स थी आपकी। आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल देना है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। आपने फर्स्ट रो से क्या करी, इसकी वैल्यू निकाल दी, 14 इंटू दिस, -11 इंटू दिस और -5 इंटू दिस। तो ये हो गई आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जो कि है 169। उसके बाद देखते हैं बी इनवर्स के फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बी, एक तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए थी, वो तो आ गई हमारे पास। एडजॉइंट भी आपको चाहिए। उसके बाद एडजॉइंट भी कैसे निकालोगे, एडजॉइंट बी कैसे निकालोगे, ये तो था आपके पास एडजॉइंट ए। एडजॉइंट बी के लिए, अब बी तो ये पूरा है ना, आपने एडजॉइंट ए को ही तो बी माना है, तो अब एडजॉइंट बी आपको निकालना है। तो मतलब आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल देना है। तो ये आपकी मैट्रिक्स थी बी, इसका आप एडजॉइंट निकालो। B11 क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। B12 भी ऐसे ही निकलेगा, ध्यान से देखो, B12 कैसे निकलेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आपने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया। ऐसे ही आपने सारे निकाल लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, इनको क्या कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे। एडजॉइंट का मतलब तो वही होता है ना, जो भी है कोफैक्टर साइज का ट्रांसपोज कर दो। -13, 26, -13, -13, 26, -13, 26, -39, 13, 26, -39, 13, -13, -13, -65। अब देखते हैं बी इनवर्स आपको चाहिए था ना एलएचएस में। एलएचएस का मेन मकसद हमने पहले सेट कर लिया था कि हमें बी इनवर्स चाहिए। बी इनवर्स के लिए हमारे पास ये आ चुका था, एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया। तो अब तो क्या करना है, सिर्फ इनको डिवाइड कर देना है। तो देखते हैं बी इनवर्स के लिए क्या लिखा आपने, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो था 169, तो 1/169 इंटू एडजॉइंट भी ये था, इसमें से आपने 13 क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो मैंने 13 क्या कर लिया, बाहर ले लिया। आप -13 को भी बाहर ले सकते हो, 13 को भी बाहर ले सकते हो। जैसे ही आपने 13 को बाहर लिया, अंदर बच गया 1, 2, -1। आपको पता है मैट्रिक्स में जब भी हम बाहर लेते हैं तो पूरी मैट्रिक्स से बाहर लेते हैं। 2, -3, -1, -1, -5। तो आपको माइनस का ध्यान रखना है, कहीं एक भी माइनस चूक जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपने क्या करा, ये कैंसिल हो गए तो बचा 13। तो आपके पास बी इनवर्स आ गया 1/13 इंटू दिस। तो एलएचएस में तो हमें यही चाहिए था, एक पार्ट हमारा अभी सोल्व हुआ है। अब आरएचएस में हमें क्या चाहिए था, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। मतलब पहले आपको निकालना पड़ेगा ए इनवर्स। ए इनवर्स एक मैंने कहा था ना, ब्रैकेट से स्टार्ट करना है आपको। तो ब्रैकेट में क्या आपका ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालते हैं, फिर उसका क्या कर देंगे, एडजॉइंट निकाल देंगे। क्योंकि ए इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स है ना, कोई एक मैट्रिक्स बनेगी इनवर्स वाली, उसका क्या करना है, आपको एडजॉइंट निकालना है। तो पहले आप ए इनवर्स निकालोगे। ए इनवर्स लिखा इज इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले आपको लिखना होता है अपना फॉर्मूला, इससे भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो आपके पास आ गया ये। अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए। तो ए मैट्रिक्स तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन देखते हैं, ए मैट्रिक्स हमें गिवन थी ना, तो इसका मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल दी, जो कि नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब आपको क्या निकालना था, इनवर्स। तो उसके लिए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो एडजॉइंट ए तो हमने पहले निकाला था। कहाँ निकाला था एडजॉइंट ऑफ ए, देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने, अभी लास्ट टाइम में हमने निकाला था ना, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू दिस। ये था आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको सेम वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे प्लेस कर देनी है। जैसे ही आप इस सेम वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करते हो तो आपके पास आ जाता है ए इनवर्स। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। अगर मैं ए इनवर्स को सी कह देती हूँ, कोई और मैट्रिक्स कह देती हूँ, सिंपल नाम लिख देती हूँ कि ए इनवर्स की जगह मैं सी सिंबल को यूज करूंगी, तो मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट सी निकालना है। मैंने ए इनवर्स को क्या कह दिया, सी कह दिया, तो मुझे एडजॉइंट सी निकालना है। ये मेरी एक मैट्रिक्स बन गई थी, अब मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट सी। तो एडजॉइंट सी निकालने के लिए आपको पहले तो इसको 13 को अंदर मल्टीप्लाई करके आपको लिखना होगा। तो आपके पास कैसे बनेगा,
-14/13 ऐसे बन जाएगा ना, -13 है बाहर, -11/13, ऐसे ही अंदर +5/13, ऐसे करके आप सारे लिख सकते हो। तो ये आपका सी बन जाएगा। आपको निकालना क्या, सिर्फ एक चीज रह गई है आपके निकालने क्वेश्चन में, जो कि है एडजॉइंट सी। एडजॉइंट सी निकालते ही आप देखोगे कि आपका जो लास्ट वाला सोल्यूशन आया था और ये वाला सेम है या नहीं है। तो ये एडजॉइंट सी आपको निकालना है। एडजॉइंट सी के लिए आपने क्या करा, C11 C12 सारे कोफैक्टर्स निकाले। C11 लिखते हैं, क्या बनेगा, अंदर देखो इससे निकालोगे आप कोफैक्टर्स वैल्यू। बच्चे क्या गलती करते हैं, -13 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। उससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको पहले -13 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको क्या करनी है, C11 C12 निकाल देने हैं। जैसे कि ये बना -11/13, यहाँ बनेगा -4/13, यहाँ बनेगा 3/13, यहाँ बनेगा 5/13, यहाँ बनेगा 3/13, यहाँ बनेगा 1/13। तो ये बन गया आपके पास। आप निकालो C11 की वैल्यू निकालो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या बनेगा, -4/13 का स्क्वायर -9/13 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा। ऐसे ही C12 C13 आपको सारे निकाल लेने हैं। जैसे ही आप इसे निकालोगे आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लिख देना है यहाँ पे। ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख दिया। आगे आपके पास एडजॉइंट सी भी, तो ये था आपका, इसमें 13 कॉमन ले लेती हूँ मैं, तो 1/13 मैंने कॉमन ले लिया। अब ये आपके पास सोल्यूशन है ना। अगर आप अपना बी इनवर्स चेक करते हो, जो हमने अभी 2 मिनट पहले निकाला था, ये था ना, ये वैल्यू आई थी मेरे पास लास्ट 1/13 इंटू दिस, तो दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। बी इनवर्स भी यही आया था और ये भी सेम आया था। तो इससे आपका ये वाला पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट हम देखते हैं, हमें क्या कहा था, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू ए, आपको ये प्रूफ करना है। तो आपको ये प्रूफ करना था। अब आप ध्यान से देखो, आपने ए इनवर्स को क्या माना था, लास्ट स्टेप जब हमने किया था तो हमने ए इनवर्स को क्या मान लिया था, सी के इक्वल। तो सी जो है वही आपका ए इनवर्स है, मतलब ए इनवर्स हमने निकाल रखा है। तो आपको इस तरह से क्या चाहिए, सिर्फ सी का इनवर्स निकालना है। आपको प्रूफ करना है कि सी का अगर आप इनवर्स करो, क्योंकि ए इनवर्स सी था ना, सी का अगर आप इनवर्स करो तो वो आपका ए के इक्वल आएगा। ये तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन था, ठीक है ना। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि आपको सिर्फ एक बार सी का इनवर्स निकाल के दिखाना है। तो सी का इनवर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट सी। तो पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो सी की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी, आप पीछे जाके चेक भी कर सकते हो, ये आई थी आपकी सी की वैल्यू। तो आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकाल देना है। वो भी कैसे निकालोगे आप, 13 से अंदर मल्टीप्लाई करके। तो जब आप 13 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आपकी कैलकुलेशन आप चेकआउट कर सकते हो, तो ये आएगी आपके -1/13 डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू। तो जैसे ही आपने ये वैल्यू आ गई आपके पास, एडजॉइंट सी आपने निकाला था, ध्यान से देखो, एडजॉइंट सी अभी हमने निकाला था, यहाँ पे एडजॉइंट सी आपने अभी निकाला था। तो इसी वैल्यू को आपको सेम टू सेम यहाँ पे पुट कर देना है। अब देखो आप यहाँ पे -1/1 देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ सी की जगह क्या है आपका, -1/13, तो आपने अपॉन में लिख दिया। ऐसे ही एडजॉइंट सी की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली पूरी वैल्यू आई थी -1/13 के साथ। तो ये आपके कैंसिल हो गए, बचा आपका ये वाला सोल्यूशन। तो अब आप ध्यान से देखो, यही आपकी ए मैट्रिक्स गिवन थी, यही आपको क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन थी ना। तो हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना था कि सी इनवर्स को आपको ए के इक्वल प्रूफ करना था। तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 19 तक। तो मैं होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।